नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी कांग्रेस महासम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, लक्ष्य को पाने के लिए सभी के प्रयास की है जरूरत। पीएम मोदी और उसके राष्ट्रपति पुतिन की हुई टेलीफोन वार्ता। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बात। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फिर दिया जोर। पुतिन ने रूस के ताजा घटनाक्रम की दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा। विकास कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिए दिशा निर्देश। रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोरखपुर को लंबे इंतजार के बाद 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की मिली सौगात। उत्तर प्रदेश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। और आज से शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। आइए सीधे चलते हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। टैक्स को भी अब बहुत कम किया गया है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डेयरी सेक्टर में हमारे कोऑपरेटिव बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी आज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो शायद हनी में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में सामर्थ्य की कमी नहीं है, बल्कि संकल्पबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए, भारत के मोटे अनाज, मिलेट्स, मोटे अनाज जिसकी पहचान दुनिया में बन गई है, श्री अन्न, ये श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है। इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। और मैं तो अभी अमेरिका गया था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू होगी। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए। साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा। एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में
गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। 70। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बात की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हालिया घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने तथा परस्पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम शहडोल में राष्ट्रीय सिकल से एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा भी करेंगे और ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। समाज के जो मुखिया हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा और कोशिश है कि यह सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों की ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस आइडेंटिफिकेशन से फायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके
के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से गुजरने वाले समृद्धि हवाई पर शिवखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 2 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को इलाज के लिए संभाजी नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी, तभी बुलढाणा जिले के समृद्धि राजमार्ग पर शिवखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई। जिसके बाद मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। वहां महाराष्ट्र सरकार ने भी बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये बस जो है वो विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पूना जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस एक 35 के आसपास सिंदखेड़ राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात किया भी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकराकर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वही गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुए विनाशकारी बस दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राहत कोष से PMNRF से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि, व्यय और भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने, परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित व्यय सुनिश्चित किया जाए, आवंटन और व्यय में तेजी लाई जाए। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाए।
जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के धन्वंतरी नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के लिए पहले दल को रवाना किया था। इसमें 3400 से अधिक तीर्थ यात्री शामिल हुए हैं। वहीं प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तीर्थराज प्रयाग को कुंभ 2025 के पहले विकास कार्य बड़ी तेजी से किया जाएगा, जिसकी दिव्यता और भव्यता दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से दिखाई दे। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना पहले से बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यहां पर कन्वेंशन सेंटर बनने की योजना है, वह भी बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज केंद्र और प्रदेश की सरकार में विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और प्रयागराज विकास का भी राजा बने, और विकास का राजा बने उसके लिए जो जो करना पड़ रहा है, डबल इंजन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी रुचि प्रयागराज के विकास में है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी पूरी रुचि है। और आज यातायात, चाहे सड़क, चाहे रेल, चाहे हवाई और चाहे जल मार्ग, यह भी सुविधा हो गई है। प्रयागराज के कुंभ के पहले 19 से पहले हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है और 25 से पहले बहुत काम कर देंगे। यहाँ एक बड़ी ज़रूरत रहती थी कि कोई बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने, और वह भी बनाने की आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और महर्षि भरद्वाज जी के नाम से यहाँ चूँकि विमान शास्त्र की शिक्षा शुरुआत हुई है, वह भी यहाँ पर निर्माण करने का उन्होंने आज घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ प्रयागराज विकास के एक नए से नए कीर्तिमान नित्य बनाता रहेगा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने संपर्क से समर्थन अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी घर जाकर लोगों से सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में लोगों से जनसंपर्क कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनपद फतेहपुर में 1.5 लाख लोगों से जनसंपर्क करना है, लेकिन संपर्क से समर्थन अभियान के तहत हर विधानसभा में 10 प्रतिष्ठित लोगों के घर जाकर संपर्क करना है। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के तहत हर विधानसभा में, वैसे तो पूरे जिले में 1.5 लाख लोगों से कार्यकर्ता और हम लगा करके संपर्क करना है। 10 प्रतिष्ठित लोगों से मुझे हर विधानसभा में मिलना है। 9 सालों में जो काम हुआ है, शायद आज जब हम रेलवे बोर्ड की बैठक में चर्चा हो रही थी, रेलवे विभाग ने स्वयं स्वीकारा कि 2009 के बाद से जो रेलवे घाटे में जाता था, रेलवे अब मुनाफे में जा रहा है। क्योंकि जब रेलवे में सुविधा मिलेगी तो रोड उससे सफ़र करेंगे, और सफ़र करेंगे तो रेलवे के इनकम तो बढ़ेगी। तो रेलवे में भी सुधार हुआ, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। ये जो 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रहे का ऐतिहासिक, और मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी याद किया जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में ये कार्यकाल याद किया जाएगा। रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गोरखपुर को लंबे इंतजार के बाद 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। पूर्वोत्तर रेलवे की झोली में लंबे इंतजार के बाद 8 कोच वाली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का रैक आवंटित हो गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से ट्रेन का रैक गोरखपुर के लिए रवाना हो गया है। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को गोरखपुर कुशीनगर दौरे के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इधर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे को पहली वंदे भारत की रैक अलॉट हो गई है। इसमें 8 कोच हैं, जिसमें 556 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। पूर्वोत्तर रेलवे को पहली वंदे भारत रेक जो है वो अलॉट की गई है। 8 कोच की ये रेक है। इसमें 556 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वंदे भारत स्वदेश निर्मित
भारत की पहली ट्रेन है जो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये नई टेक्नोलॉजी जो भारत में लेकर आए हैं, आप सभी को पता है कि पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, और उत्तर प्रदेश को मिलने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी जिसका शेड्यूल अभी बनाया जा रहा है कि किस रूट पे और किस टाइमिंग के साथ चलेगी। जैसे ही शेड्यूल आ जाता है आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे। इसमें जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिक हैं, जो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कवच टेक्नोलॉजी से युक्त है यह ट्रेन। इसमें जो है जो राइडिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। हर कोच में स्क्रीन्स लगे हुए हैं जिसके माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहेंगी यात्रियों को। अयोध्या में आगामी जनवरी माह में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में होगा। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले नाम संकीर्तन के माध्यम से देश के संपूर्ण ग्राम पंचायत और सभी मोहल्लों के वातावरण को राममय कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं होंगे, केवल मंदिरों में ही होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन सभी कार्यों की बैठक में चर्चा की गई। हमारे बीच में ये बात निकल रही है कि अयोध्या आने की बजाय सारे हिंदुस्तान को राममय करो। जैसा आनंद अयोध्या में, वैसा आनंद हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में, नगरों के, कस्बों के हर मोहल्ले में। तो अगर 5 लाख मंदिरों में 10 से 12 दिन पहले से अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार नाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की 698वीं बैठक हुई। बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि बनारस में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोग विभिन्न योजनाओं से रोजगार का सृजन किया जाएगा और खादी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी जिससे कि वाराणसी जिले और आसपास के क्षेत्रों में कोकून की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। बनारस में बड़ी मात्रा में सिल्क की खपत होती है। इसके अलावा बनारस में 3 ऐतिहासिक स्थलों पर मॉन्यूमेंटल चरखे लगाए जाएंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, आज उनका भरोसा आत्मनिर्भर भारत और मजबूत हो, उनके संकल्प सिद्धि में बदलें। इस संकल्प के साथ हमारे कमीशन की ये मीटिंग वाराणसी में सेवापुरी पे आयोजित की गई और यहाँ निर्णय लिए गए कि किस तरह से आने वाले समय में केवीआईसी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों की काशी को नया रूप देने में हमारे आर्टिजन भाई बहनों को स्वरोजगार के क्षेत्र में और रोजगार देने की दिशा में काम करेगा। और हम लोग यहाँ केवीआईसी आने वाले समय में 10 करोड़ रुपए से भी ऊपर का एक केवीआईसी का मेगा प्लान तैयार किया है। आज इस कमीशन में उसको अंतिम रूप दिया गया। मथुरा में आज से मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जनपदवासियों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। साथ ही उन्होंने जिले के सभी विभाग, स्कूल के छात्र छात्राओं तथा आम जनता से वृक्षारोपण हेतु वृक्षों का वितरण कर वृक्ष को सुरक्षित और समुचित व्यवस्थित रूप से लगाने की अपील की। कार्यक्रम करा गया है। इस परिसर को हरा भरा बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए आज यहाँ पे अधिकारियों द्वारा वृक्ष भी लगाए गए हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी मथुरा वासियों से भी अपील रहेगी, हम लोग एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आते हैं, टीटीजेड के अंतर्गत आते हैं और इसलिए हमारा दायित्व तो और बढ़ जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। न केवल वृक्ष लगाएं बल्कि उनको सहेजने की, उनको संभालने की जिम्मेदारी उठाएं। कई बार हम लोग वृक्ष लगा कर ये भूल जाते हैं कि उनको सहेजना संभालना भी उतना ही अधिक
महत्वपूर्ण है जितना उनको लगाना है। साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए यदि हम लोग अपने घरों के बाहर एक प्याले में पानी रख सकें तो वो भी बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इन बेजुबानों के लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम लोग जहाँ भी हो सके पशु पक्षियों की भी उसी तरह से देखभाल करें। फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में पति, पत्नी एवं पुत्र तथा वाहन चालक शामिल हैं। 2 गाड़ियों में भयंकर टक्कर हो गई, जिससे गाड़ी में सवार नोएडा निवासी राजेश कुमार पांडे, उनकी पत्नी रीमा एवं पुत्र दीपक पांडे तथा चालक विनय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन में सवार 6 लोग घायल हुए हैं। एसएसपी ने इसे लेकर बताया कि गाड़ी चालक को नींद आने के कारण डिवाइडर से टकराकर विपरीत दिशा में चली गई, उसके बाद अन्य वाहन से टकरा गई। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वालों के पोस्टमार्टम कराए गए हैं। थाना मटसैना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने कुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस बल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है, उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात सुचारू व्यवस्था है उसको भी बनवाया जा रहा है, और कुल मिलाकर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आजमगढ़ में दुनिया की सबसे फास्ट लेजर शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज कर देश दुनिया में भारत का जनपद का नाम रोशन किया गया। प्रथम गृह जनपद आगमन पर जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा के परिजन और जनपद वासी बहुत ही उत्साहित हैं। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने बताया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे प्रदेश और देश का नाम रोशन हो। और फिर आप ये नहीं जान पाते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अपनी एक पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। नासा में ही जब मैं गया तो वहाँ पे जो साइंटिफिक लेवल है लोगों का, टेम्पर जो है बहुत ही हाई है, क्योंकि वहाँ पे एक से एक क्रीम लोग आते हैं। तो वो भी एक चैलेंजिंग मोमेंट था, लेकिन मैंने अपने आप को शायद ये इस चैलेंज के लिए रेडी किया कि नहीं, मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो मैं सीखूँगा और कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे ज़िले का, मेरे देश का नाम होगा। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यही हुआ है कि अब देखिए हमारे ज़िले का भी नाम हो रहा है, प्रदेश का भी नाम हो रहा है, देश का भी नाम। अब खबर जौनपुर से। जौनपुर में एसटीएफ और पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी के कारखाने में छापा मारकर नकली सीमेंट बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मौके से कंपनी के डायरेक्टर सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकली सीमेंट बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार सिद्धवन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बीसीसी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कारखाने में नकली सीमेंट बनाकर अलग अलग कंपनी की प्रिंटेड बोरियों में बेचने की सूचना एसटीएफ को मिली थी। उसी आधार पर एसटीएफ ने बृहस्पतिवार की रात में सुरेरी, रामपुर और मड़ियाहू थाने की टीम के साथ छापा मारा। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पता चला है कि कंपनी में नकली सीमेंट बनाने का काम चल रहा था। मुकदमा दर्ज कर अब कार्रवाई की जा रही है। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी कांग्रेस महासम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, लक्ष्य को पाने के लिए सभी के प्रयास की है जरूरत। मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हुई टेलीफोन वार्ता। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बात। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फिर दिया जोर। पुतिन ने रूस के ताजा घटनाक्रम की दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा। विकास कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिए दिशा निर्देश।
रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गोरखपुर को लंबे इंतजार के बाद 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की मिली सौगात। उत्तर प्रदेश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। और आज से शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।